नमस्कार दोस्तों। रूल्स एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो मैं कल भी बना सकता था, लेकिन कल से अब तक मार्केट में न्यूज़ फ्लो और इंसिडेंट्स काफ़ी हुए हैं। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं इसे आज बनाऊं और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कैप्चर करके एक वीडियो में ला सकूं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको उसका स्नैपशॉट दे देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि हमने क्या डिस्कस करा था, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, क्या लेवल्स डिस्कस करे थे और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने एक्चुअली बिहेव कैसा करा है। सेकेंडली उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीकेंड है, क्लोजिंग निफ्टी बैंक निफ्टी की थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस एक्शन वगैरह समझेंगे कि आगे जाके अगले वीक में हम कैसे पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा हर बार की तरह हम देखेंगे ग्लोबल सेटअप क्या चल रहा है, वहाँ पे क्रूड क्या चल रहा है, DXY क्या चल रहा है, बॉन्ड यील्ड्स क्या चल रही है, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। डाउ जोन्स क्या है, नेस्डेक क्या है। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं बहुत रेयरली डिस्कस करता हूँ और जिसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो है एक आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट थिंग इज़ जो मैं आज डिस्कस करूँगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सेकंड थिंग जो मैं आज डिस्कस करूँगा, थोड़े से न्यूज़ फ्लोज जो मार्केट को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, FNO पे आपके टैक्सेस, आपका इसको कैसे आगे आप ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। इसको आप स्पेकुलेटिव इनकम क्यों ना गिने, इसको आप क्यों एज अ एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करें। तो ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीकेंड का है, लंबा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें कैप्चर करनी है, इसको समझिएगा, क्योंकि आने वाले वीक में ये सारी चीज़ें मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। देखिए, क्यों मैंने इसे सबसे नंबर 1 पे चुना है, क्योंकि इंडिया की स्टॉक मार्केट अभी इतना ग्लोबली डाउ जोन्स इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रही जितना वो आपका इंडियन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे कर रही है। जब से इलेक्शंस हुए हैं, जब से एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है NDA की, जब से ये सारा कैलकुलेशन चल रहा है बीजेपी का, तब से अभी तक आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। ये मेरा व्यू है, मैं आप लोगों को अपना व्यू दे रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप इसको एनालाइज करिए। कहीं आपको गलत लगता है तो कमेंट करिए, डिस्कस करिए मेरे साथ। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, आप इसको समझिए। देखिए, बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, बीजेपी की गवर्नमेंट जो आपका मैजिकल फिगर होता है अपने आप गवर्नमेंट बनाने का, 272, उससे कम आई। अब उससे कम आई तो आप सबको पता है, उन्होंने अपने जो NDA के अलायंस है उनका सपोर्ट लिया, और उसमें सबसे मेजर सपोर्ट है मिस्टर नायडू एंड मिस्टर नीतीश कुमार का। ठीक है फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट बन गई, ओथ सेरेमनी हो गई, सब कुछ हो गया। अब गवर्नमेंट बनने से लेके आज तक आप थोड़ा सा समझिए, मोदी जी को क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और आ रहे हैं। मैं वो थोड़ा सा स्नैपशॉट आपके पास रख देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट बनी, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। उसके बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वो आप सबने देखा, कितना मेजर इंसिडेंट था वो ट्रेन एक्सीडेंट का, वो एक कंसर्न था। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पे, जो नीट का एग्ज़ाम होता है जिसको क्लियर करके MBBS डॉक्टर बनते हैं बच्चे, उसका कितना इशू चल रहा है, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कितने मिनिस्टर्स, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, दे आर जस्ट सेइंग एनीथिंग। और जब इशू बढ़ा तो सारे बैकफुट पे आए, और अब उस पर सारी आपकी कैलकुलेशंस चल रही है कि करना क्या है। ये दूसरा इशू नीट का हो गया। चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट के सामने आए हैं जब से बनी है NDA की, वो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंने इसे हेडलाइन दी, थोड़ा सा समझिएगा। पहला ट्रेन क्रैश, दूसरा नीट का इशू, तीसरा आपका आपका जो था UGC और नेट का एग्ज़ाम, वो भी लीक हो गया, उसको कैंसिल करना पड़ा। नीट पे तो इशू चल ही रहा था, ये एक नया इशू और आ गया। अब इससे ना यूथ में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं या बच्चों के पेरेंट्स हैं,
बहुत डिस्कम्फर्ट डेवलप होता है उस गवर्नमेंट के लिए जिस गवर्नमेंट के टर्म में ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ डूइंग फॉर देयर चिल्ड्रंस, और वही इतनी मेहनत करने के बाद इतने इशू आ रहे हैं उनको जो कि बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। सो दिस इज़ अ मेजर थर्ड कंसर्न फॉर द रनिंग गवर्नमेंट। चौथे पे आते हैं। देखिए, अब ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये चर्चा बहुत है गली में, गलियारों में, सब जगह, कि यूपी में अमित शाह जी और योगी के बीच में थोड़ी सी अनबन है। इसको लेके कहते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ा, और अभी भी उनके बीच में एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रही है। ये सुर्खियाँ हैं, ये आ रही हैं, धीरे धीरे उठ रही है हवा इसकी। तो मोदी जी को और आरएसएस को ये मैनेज करना भी थोड़ा टफ हो रहा है। और अब आप देखेंगे कई जगह पे अमित शाह की जगह आप ज़्यादातर चेहरा देखेंगे किसका, राजनाथ सिंह जी का। ठीक है, आप ये कंसर्न चौथा है, इसको भी ध्यान में रखिए। अब मैं आपको पांचवा कंसर्न बताता हूँ। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बेल मिल जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट से, तो और शोर मच जाता है। इन्होंने तो गिरफ्तार ही इलेक्शन के टाइम पे करा था, इनकी तो स्ट्रेटजी ये थी, इनकी प्लानिंग थी बहुत महीनों से, और इमीडिएटली हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है, ईडी वहाँ पे जाती है, स्टे लग जाता है। एक ये इशू जो पहले से ही चल रहा था, बीच में ठंडा हुआ, फिर से ये गर्म हो गया। उसके बाद एक सुनने में खबर आई है, चल रही है पॉलिटिक्स की गलियों में, कि नीतीश जी और नायडू जी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है बीजेपी को कि ये उनकी डिमांड्स फुलफ़िल होनी चाहिए, जो कि फुलफ़िल करना थोड़ा सा अनरीज़नेबल है, टफ है बीजेपी के लिए। ये चैलेंज हो गया छठा। और सातवां चैलेंज आज सुबह ही मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बड़ा, जो अटल सेतु बनाया था मुंबई में, मुंबई नवी मुंबई महाराष्ट्र में, उसमें क्रैक्स आ गए हैं। अब उसका इतनी ज़ोर शोर से उद्घाटन हुआ था, बनाया गया था, मतलब ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्री। उस 6 महीने के अंदर उस अटल सेतु में क्रैक आ गया, जिसके ऊपर मोदी जी ने बहुत अच्छी वॉक करके एक ऑरा बनाया था कि येस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द मेकिंग इंडिया डेवलप्ड कंट्री विद सच अ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अच्छा भी है, बहुत अच्छा था। लेकिन ये न्यूज़ भी आ गई और इसमें क्रैक्स आ गए। अब उसमें लोग डंडा डाल डाल के दिखा रहे हैं कितना लंबा क्रैक है नीचे तक। ठीक है, 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 फुट लंबे क्रैक्स हैं, लंबे लंबे हैं, और नीचे गहराई भी उनकी काफ़ी है। अब ये 7 इश्यूज़ हैं जिसको ध्यान में रखते हुए, देखिए मेरा व्यू है ये, इन 7 चीज़ों को आप दोबारा सुनिएगा रिवाइंड करके। ये चीज़ें दिखाती हैं कि थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इशू है। चल रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात है, मार्केट्स को बहुत अच्छा लगता है बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन कैसे चल पाएगी, इश्यूज़ को एड्रेस करके, अपने अलायंसेस को खुश करके, और ये जो ऑलरेडी इश्यूज़ चल रहे हैं इनको रिजॉल्व करना। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके पॉलिटिकल कंसर्न है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को। तो दोस्तों, ये था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे छोटा सा एक व्यू पॉइंट मेरा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी पोजीशन बनाए, ट्रेड बनाए, एकदम चौकन्ने रह के बनाइएगा। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़। 3 न्यूज़ ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है मार्केट को आने वाले वीक में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उसकी रफ्तार पे थोड़ा सा पॉज लगा सकती हैं। देखिए, न्यूज़ नंबर 1 है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो इंडिया के वो हैं, वो डिप हुए हैं $3 बिलियन से। जी हाँ, राइट, आपने सही सुना, फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया डिप हुए हैं $3 बिलियन से। ये थी न्यूज़ नंबर 1। सेकेंड न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आरबीआई ने थोड़ी सी चिंता व्यक्त करी है। आरबीआई लिटिल कंसर्न अबाउट कि जो हीट वेव और जो इतना गर्म वेदर है इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली, इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट कर सकता है आपकी प्रोडक्शन किसकी, पल्सेस और वेजिटेबल्स की, जिसमें स्पेशली आपके इंक्लूड होते हैं पोटैटोज़ एंड अनियंस विच इज़ कंज्यूम बाय मोस्टली ऑल द इंडियंस। ओके, ये दो चीज़ें इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती हैं, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो दिस इज़ द कंसर्न आरबीआई रेज्ड with respect to inflation because of heat wave in northern India। तीसरा जो मैं एक
न्यूज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो आरबीआई ने पीछे भी कई बार बोला है। आरबीआई ने बताया है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स की ग्रोथ है, अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो सिक्योर्ड नहीं होते, जैसे आपके पर्सनल लोन टाइप्स सॉरी, अनसिक्योर्ड लोन्स की ग्रोथ आपकी पिछले 5 साल में इट्स मोर देन डबल ऑफ द सिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स आप समझ गए, पर्सनल लोन एंड ऑल दिस, एंड सिक्योर्ड लोन जैसा हाउसिंग लोन, कार लोन, जो सिक्योर्ड होते हैं, कोई एसेट्स उनको सिक्योर करती है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स की ग्रोथ है in NBFCs, it's more than double of secured loans in past 5 years. So these three news are very important, which you should always take into account while making your positions in the market. दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक छोटी सी ट्रेंडिंग न्यूज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो बिल्कुल वायरल हो रही है हर जगह, कोरोना वायरस की तरह, उससे भी ज़्यादा स्पीड से, जो कि बिल्कुल रिलेटेड है आपसे और मेरे से, जो कि हम है एफ ट्रेडर। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना, देखिए न्यूज़ है, लोग बोल रहे हैं, काफ़ी गहमा गहमी हो रही है, उसको लेके डिस्कशंस हो रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको उसके ऊपर अपना थोड़ा सा व्यू पॉइंट रख देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो क्या रहा है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा वीडियो नहीं चाहिए कि एक एक घंटे 2-2 घंटे के वीडियो बन रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं। मैं 2 लाइन्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्कशन हो रही है कि ये माना जा रहा है कि एफ को ट्रेडिंग को एज अ स्पेकुलेशन इनकम माना जाए, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। देखिए एफ ट्रेडिंग जो करता है वो बहुत मेहनत के बाद जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। वो कोई इलिटरेट बंदा नहीं होता जो बैठ गया और बस पत्ते खेलने शुरू करे और स्पेकुलेशन जुआ खेलना शुरू कर दिया। बहुत इलिटरेट लोग होते हैं जो स्पेकुलेशन करते हैं। ये आपकी बहुत ही एलीट क्लब है ट्रेडर्स का, वो स्टॉक मार्केट में जो करते हैं। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग, सीए, एमबीएज, आईआईएम, आईआईटीएंस, और बहुत अपनी अपनी फील्ड से बिजनेस में भी जो बहुत सक्सेस ले चुके हैं, उसके बाद पढ़ के, सीख के, लॉसेस करके फिर जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। तो इसको स्पेकुलेटिव इनकम कहना मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। खैर ये डिस्कशन हो रही है कि इसको एज अ स्पेकुलेटिव इनकम लिया जाए, तो इस पर टैक्सेस भी अकॉर्डिंगली लगेंगे। फिर स्पेकुलेशन पे जितने ज़्यादा टैक्सेस लगा सको आप लगाओ। तो एक इशू है, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है एफ ट्रेडिंग पे, क्योंकि इतनी इनकम होगी नहीं जितना आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि आपकी ये इनकम आपकी रेगुलर इनकम से अलग रखी जाएगी। सपोज़ आप रेगुलर इनकम 10 लाख रुपए महीने साल की कमा रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रेडिंग से कमाए 10 लाख रुपए, तो आपको टैक्स देना है 20 लाख रुपए पे, जिसमें 10 लाख रुपए स्पेकुलेटिव टैक्स होगा और 10 लाख रुपए आपका बिजनेस इनकम पे टैक्स होगा, या सैलरी पे टैक्स होगा, या जिस भी ब्रैकेट में आप आते हो उस पर टैक्स होगा। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो आपका हुआ, सपोज आपकी इनकम तो आ रही है बिजनेस से या सैलरी से, प्लस आपने एफ में लॉस कर दिया। अब वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को ऑफसेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे टैक्स तो आप 10 लाख पे ही दोगे, वो 10 लाख का जो लॉस हुआ है उसको हम इग्नोर कर देंगे। मतलब आप स्पेकुलेटिव इनकम भी ट्रीट कर रहे हो और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको कंसिडर कर रहे हो, लॉस कर रहे हो तो आप उसको ऑफसेट करने का मौका नहीं दे रहे, विच इज़ इन माई व्यू इज़ नॉट, क्या गए यार, बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रेडिंग नहीं करने देनी तो बता दो यार, कुछ और कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाएंगी अगर, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, हो जाएंगी तो इट विल बी वेरी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा और ट्रेडर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि एफ पे TDS लगा देंगे। अब भाई मेरे, आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करी, उस पर आज आपने 10,000 रुपये कमाए, उस पर 30% अगर आपने TDS 3,000 सरकार को दे दिया, आपके पास आया 1,07,000 जेब में, 1,07,000। अगले दिन आपका 20,000 का लॉस हो गया। अब वो लॉस कहाँ जाएगा, उसको कहाँ ऑफसेट करोगे? तो ये जब ऐसे करते रहोगे आप ट्रेडिंग, तो आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे एंड ऑफ द डे। इसका मैं बाकी कभी डिटेल में एक्सेल पे बना के आपको समझाऊंगा। तो ये स्पेकुलेटिव इनकम क्रिएट करना, इसको एफ के लॉसेस को ऑफसेट नहीं करने देना, तीसरा एफ की जो इनकम है डेली बेसिस पे आप उसको TDS काटेंगे फिर आपके अकाउंट में आएगा। तो ये तीनों चीज़ों की बहुत चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो बहुत ख़राब होगा मार्केट के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा अलर्ट रह के ट्रेड करें। चलिए दोस्तों, ये अब हमने डिस्कस कर लिया आज 3 लेग्स जो मेन डिस्कशन की थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, थोड़ी सी न्यूज़, और तीसरा एफ पे टैक्सेस को लेके जो स्पेकुलेशन चल रही है।
वो सब, चलो मैंने ही स्पेकुलेशन बोल दिया। चलिए ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बिना देरी के सीधा आएँगे अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, की लेवल्स, करना क्या है, कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमने डिस्कस क्या करा था। हमने डिस्कस करा था 51 450 टू 475 बैंक निफ्टी का एक मिड लेवल डिस्कस करा था, और ऊपर की तरफ मैंने रेंज दी थी 51 875, नीचे की तरफ मैंने रेंज दी थी 51 150 से लेके 51 200। ये एक बड़ी रेंज थी। मैंने आपको कहा था इस रेंज का जिस तरफ भी एक्सपेंशन होगा उस तरफ मैं कॉल या पुट लूँगा, इस रेंज के बीच में रहेगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड करने का मार्केट में। एज एन ऑप्शन बायर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको फटाफट स्क्रीन दिखा देता हूँ 2-3 दिन से हो क्या रहा है। देखिए जिस दिन बड़ी मूव आई थी उस दिन तो हमने कैप्चर कर लिया था, लेकिन उसके बाद से मार्केट में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये हमने पकड़ा था 19th को, हमने पकड़ी थी ये मूव जब ब्रेकआउट हुआ था। एक कंसोलिडेशन जोन में था मार्केट, उससे पहले जब ब्रेकआउट हुआ था तब हमने ये मूव पकड़ा था। उसके बाद से हमने पिछले 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारे माइंड में बड़ा क्लियर था। ऊपर की तरफ 51 875, नीचे की तरफ 51 150 से लेके 200, ये रेंज निकलेगी तो जाएंगे। बीच की मैंने रेंज दी थी आपको 51 450 से 475 की, वो ये आ रही है, देख लीजिए। यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है। तो ये हो गई डिस्कशन जो हमने लेवल्स डिस्कस करे थे और अकॉर्डिंगली जो हमने ट्रेड किया था। ये 5 मिनट का चार्ट था दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो इसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है, और लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होंगे 2 दिन में स्क्रीन पे देख के। अब हम जल्दी से आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स और स्ट्रेटजी पे। देखिए बैंक निफ्टी खुला है तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। ये 3 घंटे का चार्ट है, 3 आवर टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी और इस पे जो प्राइस एक्शन बनता है ना उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है क्योंकि हाई टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पे एंगल्फिंग टॉप बना था, उसी के आसपास मैंने आपको कहा था 51 890 है, मैंने 51 875 के आसपास आपको कहा था ये निकलेगा तभी ट्रेड लेना। 3 दिन से निकल ही नहीं रहा है, यहीं पे टक रहा है, नीचे आ जाता है। नीचे की तरफ आपका आज कल क्या लो बनाया 51 250, मैंने आपको दिया था 51 150 से लेकर 200, वो वहाँ से घूम गया। 3 आवर टाइम फ्रेम पे आपने देखा इंगल्फिंग टॉप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइम फ्रेम जो मैं फॉलो करता हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स। इसमें भी देख लीजिए आपका इंगल्फिंग टॉप बन गया था, कल खुलते ही पूरा इंगल्फ कर दी थी पिछली 2-3 कैंडल इसने। यहाँ पे भी इसने बेरिश सिग्नल दे दिया था। ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम था। इसके बाद छोटे मिनट टाइम फ्रेम पे तो बन ही रहे हैं, 5 मिनट्स 15 मिनट्स 10 मिनट्स जो मैं फॉलो करता हूँ। जब बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे सिग्नल्स आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंसर्न रहना चाहिए कि वहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। दूसरा ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखिए आप, ये एक चैनल में था बैंक निफ्टी, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, और इस चैनल के ऊपर भी निकला और अब यहाँ पे जाके ये थोड़ा अटक रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जाके थोड़ा सा स्टक हो रहा है बैंक निफ्टी, तो अपने ट्रेड में इसको आप कंसीडर जरूर करें। तो बैंक निफ्टी पे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आई विल डू, और आपको करना क्या है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विक्स भी आपका रीजनेबली लो है, कहीं पे भी एक बड़ी मूव आ सकती है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस डे क्लोज था 51,643। ओके फ्रेंड्स, एक बड़ी रेंज जो बैंक निफ्टी फ्यूचर की है, आई विल रिपीट, ऊपर की तरफ है 51 875, नीचे की तरफ है 51 150 से लेके 200। दिस इज़ द रेंज, एक बड़ी रेंज है, इसका ध्यान में रखिएगा। बीच में 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर आप इम्पल्सिव ट्रेडर हैं तो इन 2 लेवल्स का ध्यान रखें। फर्स्ट वन इज़ 51 450, जो पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान में रखना है, और एक लेवल और निकल के आया कल की ट्रेडिंग से, डैट इज़ 51 650। अगर आप छोटे छोटे मूव्स के लिए खेलते हैं तो इन लेवल्स को ज़रूर ध्यान में रखें। देखिए 51 150 200 निकलेगा तो उसके नीचे नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 50 875, उसके नीचे निकल के आ रहा है 50,600 से 700, और उसके नीचे जो लास्ट मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है डैट इज़ कमिंग 50,285 से लेके 50,450। 175 पॉइंट्स की ये रेंज है। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ही हमने ऊपर की मूव दिखाई थी, तो इनको आप ध्यान में रखिए।
जो एक लेवल मैंने दिया था 50,600 से 700, वहाँ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको एक बार वीकली कैंडल भी दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी की। देखिए डेली टाइम फ्रेम है, अब इसको मैंने वीकली पे कर दिया। बहुत बढ़िया कैंडल बंद हुई है, ऑल टाइम हाई पे वीकली बेसिस पे क्लोज दिया बैंक निफ्टी में। कोई डाउट नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा है, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड अपवर्ड है। लेकिन जो कंसर्न मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करे हैं चार्ट से पहले, उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी पलटा तो बहुत ज़ोर से पलट सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया। ऊपर की तरफ देखिए रेंज ऊपर की तरफ एक्सपेंड होगी तो ऊपर के लेवल्स आएंगे, नीचे की तरफ एक्सपेंड होगी तो नीचे के लेवल्स मैंने दे दिए। ऊपर तो ब्लू स्काई जोन है, चलेगा, ट्रेल करके चलते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आ जाता हूँ फटाफट निफ्टी पे। और थोड़ा सा मैं आपको, अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। ऑप्शन डेटा जो बैंक निफ्टी का है वो थोड़ा बेरिश है। ठीक है, उसकी पूरी कैलकुलेशन अभी बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, वो थोड़ा बेरिश है, ध्यान में रखिएगा। अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे फ्रेंड्स ये डेली टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम पे एंगल फ्रेम टॉप बना दिया था 2 दिन पहले, आपका 75 3 आवर सब पे एक तरीके से रेजिस्टेंस शो कर रहा है। जो 21 650 675 रेंज मैंने दी थी उसको पार नहीं कर पा रहा। अब आपको करना क्या है, निफ्टी फ्यूचर में मैं आपको बता देता हूँ, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में से क्या प्रेफरेबल है किस साइड पे। निफ्टी फ्यूचर में देखिए प्रीवियस डे क्लोज था 23,471। ओके फ्रेंड्स, 23,471 प्रीवियस डे क्लोज था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। जहाँ खुला था वहीं से गिरा, बेरिश सिग्नल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी रेंज मैं बता देता हूँ निफ्टी फ्यूचर की। ऊपर की तरफ आपकी रेंज आ रही है 23,625 से 675, ये ऊपर की रेंज है। नीचे की रेंज है 23,400 से 23,470, ये एक नीचे की रेंज है। और बीच में मिडल एक लेवल निकल के आ रहा है 23,550 से 570। देखिए मैं क्या करूँगा एज एन ऑप्शन बायर, जो बड़ी रेंज मैंने आपको बताई है 23,400 से 23,675, जिस तरफ भी ये रेंज निकलेगी मैं उस साइड, ऊपर निकलेगी तो कॉल्स लूँगा, नीचे निकलेगी तो पुट्स लूँगा। 23,400 470 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये वही जोन है जहाँ से निफ्टी फ्यूचर्स ने ब्रेकआउट दिया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर इसके नीचे गया तो ये वापस उसी कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा, उसी रेंज में आ जाएगा जो कि थी 23,225 से लेके 23,470, उसी रेंज में आ जाएगा। उस रेंज के लोअर लेवल को टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ऑप्शन चेन डेटा देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने कहा था बेरिश है, निफ्टी का वेरी बेरिश है। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा बाद में, अभी आप इतना सा नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग मैंने आपको दिखाई थी, कितनी ज़बरदस्त क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग। अब आप देखिए निफ्टी की वीकली क्लोजिंग है, ऊपर की तरफ ये निफ्टी ने बना दिया है रेड कलर का, शूटिंग स्टार कह लो, डोजी कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस कैंडल से, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, जब तक की लेवल्स इंटैक्ट है मैं वेट करूँगा, और जब की लेवल्स कोई टूटेगा देन आई विल टेक अ पोजीशन। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये निफ्टी फ्यूचर देखिए एक चैनल में चल रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर रेंज है नीचे है। ऊपर की रेंज पे कितना ब्यूटीफुली देखिए, यहाँ अटका, यहाँ अटका, डेली हाई बन रही है कैंडल। इसने हायर हाई बनाया, 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 और सारी इसकी चैनल की अपर रेंज को टच करके वापस प्राइस रिट्रेस हो रहा है। इतना प्रेशर आ रहा है निफ्टी को। एक बार गैप अप हुआ, अगले दिन पूरा इंगल्फ करके वापस नीचे ले आए प्राइस एक्शन को। बियर गैंग बड़ी एक्टिव लग रही है दोस्तों इस लेवल पे निफ्टी की। तो ये आप निफ्टी में तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ट्रेड करिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, ध्यान रखिएगा निफ्टी का। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में से क्या प्रेफरेबल है, देखिए बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है निफ्टी से। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपका बुलिश व्यू रहता है, आप हमेशा बुल साइड पे ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर होगा रादर देन निफ्टी। और कई लोग बियरिश होते हैं, उनके लिए निफ्टी ज़्यादा बेटर होगा रादर देन बैंक निफ्टी। हम कौन हैं, हम ब्रुल्स हैं। हम ऊपर जाएगी तो बुल बनेंगे, नीचे गिरेगी तो बियर बनेंगे, मौके को पकड़ेंगे और पैसा बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये था आज का पूरा डिटेल में वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया बट आई होप आप पूरा देखा होगा इसको। आप चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए इससे मोटिवेशन मिलती है और इतना डिटेल में आपके लिए काम करके लाते हैं ताकि आप कोई भी ट्रेड लें तो उसमें आपको अपना रिस्क पता हो कि रिस्क क्या है। मार्केट अच्छी है, ऊपर जा रही है, सब 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल से ऊपर है, प्राइस एक्शन ऊपर बन रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है, ठीक है वो सारा मैं समझ रहा हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड कहीं से तो रिवर्स होता है ना फ्रेंड्स। थोड़ा तो नीचे आता है, कंसोलिडेट होता है, रिवर्स होता है। कहीं वो ये दिन आ तो नहीं रहा, कहीं अगला हफ्ता ऐसा तो नहीं है। जो सिग्नल्स, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो न्यूज़, जो टैक्सेशन अभी हमने डिस्कस किया है, इन सब चीज़ों को लेके कहीं कोई इशू तो नहीं क्रिएट होने वाला आगे वाले वीक में। उसका आप ध्यान रखिएगा। जो भी पोजीशंस बनाएं अपने रिस्क को मैनेज करें, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें। और हाँ, दिस इज़ नॉट अ स्पेकुलेटिव गेम, दिस इज़ अ हार्ड अर्न मनी जो ट्रेडर बहुत मेहनत से और साइकोलॉजी प्रेशर बियर करके बनाता है। ठीक है, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, चाहे कोई कुछ भी बोले। चलिए, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड।